बोट बाइक रेस। बहुत समय पहले एक गांव में गोपाल नाम का व्यक्ति मछलियां पकड़ने में अपने पिता की मदद करने के लिए नाव में उनके साथ चला। गोपाल आगे की तरफ ठहरा हुआ था। रे वहाँ खड़े रहोगे तो बैलेंस खोकर नीचे गिर जाओगे रे। कभी भी नाव के बीच में या पीछे खड़ा रहना चाहिए, तभी बैलेंस बना रहेगा। ऐसे गोपाल अपने पिता से नाव को कैसे चलाना है, नाव को तेजी से चलाने की तकनीक और बारीकियां सीखने लगा। बहुत कम दिनों में ही गोपाल अपने पिता के कहे जैसे ही नाव चलाना सीख गया। एक बार गोपाल अपने पिता के साथ हरदम के जैसे नाव पे जा रहा था। रे नाव को यहाँ पर ही रोक दो रे, आगे मत जाना। क्यों पिताजी, आगे और अच्छे और बड़े मछलियां मिल सकती है ना। हमारे मछुआरों को यहाँ तक की परमिशन दिए रे, यहाँ से आगे का हिस्सा पूरा जमींदार वालों का है। ये क्या बात हुई पिताजी, अगर जमीन पर हो तो वो लोग ये जगह मेरी है कह सकते हैं, मगर पानी में कोई नियम लगाएगा क्या। नॉनसेंस। रे मेरे कहे जैसे करो रे। कहकर वहां जाल फेंककर मछलियां पकड़े, मगर जाल में बहुत कम मछलियां फंसे। थोड़े दिन के बाद गोपाल के पिता का देहांत होने के कारण उनकी घर की स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। बेटा गोपाल, घर की स्थिति बहुत खराब है। किसी भी तरह ज्यादा मछलियाँ पकड़ के लाओ बेटा, तब उन मछलियों को बेचकर ज्यादा पैसे कमा सकते हैं और अपने सारे कर्ज चुका सकते हैं। नाव में समुद्र में बहुत दूर जाकर वहां मछलियां पकड़ा। ये बात पता करके जमींदार तुरंत गोपाल के पास आया। क्यों रे, तुम्हें कितनी हिम्मत है तो मेरे समुद्र के पानी में ही मछलियाँ पकड़ोगे। क्या तुम्हारा समुद्र, क्या तुमने इसे तैयार किया या तुमने इसे खरीदा है। रे इस गांव के कुछ नियम है, समुद्र के उस ओर जाकर मछलियाँ पकड़ने के लिए भी थोड़े नियम है। अगर तुम्हें वहाँ पर जाकर मछलियाँ पकड़नी हो तो हर साल होने वाले बोट बाइक रेस में जीतना पड़ेगा। क्या समुद्र में बाइक रेस लगाओगे, इसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना। हाँ रे, अगर तुम उस रेस में सच में जीत गए तो समुद्र के उस तरफ के मछलियाँ पकड़ सकते हो और उसके साथ साथ तुम इस गांव पर शासन कर सकते हो। मैं बोट बाइक रेस के लिए तैयार हूँ। अगले दिन नाव को बाइक से बांधकर जमींदार रेस शुरू किया। देखिए, ये बोट बाइक रेस हमारे पुश्तों से आ रही एक संस्कृति है। इस रेस में जीतने वाले को समुद्र में कहीं भी मछलियाँ पकड़ने का अधिकार मिलेगा और उसके साथ साथ अपने गांव के नियमों को बदलने का भी उनको मौका मिलेगा। और रेस में जो भी जीतेगा उसके बातें ये पूरा गांव सुनेगा। ऐसे कहकर बोट बाइक रेस शुरू किए। गोपाल रेस में अपने पिता के कहे सारे तकनीकों का पालन करके संयमन ना खोते हुए बहुत तेजी से बाइक को चलाने लगा और बाकी के लोग भी तेजी से बाइक चलाने लगे। प्रतियोगिता बराबरी की चल रही थी। आखिर में उस बोट बाइक रेस में गोपाल जीत गया। जमींदार आकर, बेटा तुम इस रेस में जीत गए हो, इसीलिए अब से तुम इस समुद्र में कहीं भी मछलियाँ पकड़ सकते हो और उसके साथ साथ तुम्हारे लिए गए निर्णय का हम सब पालन करेंगे। अब से ये पूरा समुद्र हम सब का है, कोई भी कहीं भी मछलियां पकड़ सकता है। तब सारे गांव वाले खुश हुए। एक गांव में एक जमींदार का परिवार रहता था। एक दिन जमींदार जी अपने बेटे देवांश के जन्मदिन के मौके पर एक बाइक खरीद कर दिए। देवांश वो बाइक देखकर बहुत खुश हुआ। वाह, ये बहुत अच्छा है पिताजी, थैंक यू। एक दिन जमींदार बहुत उदास दिखे तो देवांश वहां आकर, क्या हुआ पिताजी। बेटा, मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया है। मैंने उस पर भरोसा रख के उसे अपना जायदाद पूरा गिरवी रखकर हमारे गांव के भलाई के लिए रोड्स बनाने और गांव को पानी पहुंचाने के लिए उस पे भरोसा करके पूरे पैसे उसके हाथ में दिया था। उतना ही नहीं, उनमें थोड़े पैसे गांव वालों के भी हैं। वो पैसे लेकर भाग गया। इतने में गांव वाले वहां आकर जमींदार से, क्यों जी, आप गांव के बड़े आदमी हो सोचकर पैसे आपके हाथों में दिए तो हमें इतना बड़ा धोखा दोगे क्या। रुकिए, बिना सच को जाने ऐसे अपमान करना अच्छी बात नहीं है। मेरे पिताजी वैसे नहीं है। वो सब हमें नहीं पता, हमारे पैसे हमें दे दो, हमें तुम पर भरोसा नहीं है। रे, तुम्हारी नीयत अब मुझे समझ में आ रही है रे। मेरे पिताजी अपने जिंदगी भर कई दान धर्म किए हैं, मगर आज आप लोग ही उनको अपमान कर रहे हैं। लगता है ये भी हमारे भले के लिए ही हो रहा है शायद। एक हफ्ते का समय दीजिए, आपके पैसे आपको दे दूंगा।
सब लोग ठीक है कहकर वहाँ से चले गए। घर में पिताजी देवांश से मेरे कमाए हुए पैसों के साथ साथ मेरी प्रतिष्ठा भी गई है कहकर दुखी होने लगा। पिताजी आप फिक्र मत कीजिए, कुछ भी करके मैं अपने गवाए पैसों के साथ साथ अपने प्रतिष्ठा को भी फिर से लाऊंगा कहकर वो बाइक चढ़कर चला गया। देवांश उस बाइक पर बहुत दूर गया और थकने के कारण एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। तभी एक मुनीश्वर वहाँ से गुजर रहे थे। देवांश मुनीश्वर को देखकर तुरंत उनके पास जाकर स्वामी नमस्कार, मैं और मेरा परिवार एक छोटे से मुसीबत में पड़े हैं, आप हमें कोई उपाय बता सकते हैं क्या कहकर जो हुआ वो सब उन्हें बताया। बेटा पैसे ऐसे ही नहीं आएंगे, फिर भी मैं तुम्हें एक तरकीब बताऊंगा। ये गांव के दक्षिण की तरफ एक झील है, वो झील के पास एक मायावी पेड़ है, अगर तुम उस पेड़ को तुम्हारे वश में करोगे तब वो तुम्हारी मदद कर सकती है कहकर वहाँ से चला गया। देवांश तुरंत अपने बाइक पर चढ़कर दक्षिण की तरफ चला। स्वामी जी के कहे जैसे ही वहाँ एक बड़ा सा झील था। वो झील के पास एक मायावी पेड़ भी दिखा। देवांश उस पेड़ के पास गया तो उसके बगल में एक बड़ा सा चक्की दिखा। हे वृक्ष देवता नमस्कार। कौन हो रे तुम, यहाँ कैसे आए? देवांश तब जो हुआ वो सब उसे बताया। हे मानव, मैं तुम्हें वरदान नहीं दे सकती, मगर तुम्हारी परेशानियों को दूर करने का उपाय बता सकती हूँ। वो देखो, वो एक मायावी चक्की है, उसे कई लोग घुमाने का प्रयत्न करके असफल हुए हैं। अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम्हें बहुमान मिल सकता है। देवांश उस बड़े से चक्की को घुमाने के लिए बहुत कोशिश किया, मगर वो थोड़ा सा भी नहीं हिला। अब क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसने अपनी बाइक की तरफ देखा, उसे एक उपाय सूझा। देवांश तब अपने बाइक को और इस चक्की को एक लकड़ी को चिपकाया। बाइक को स्टार्ट करके रई रई करके रेस किया। बस वो चक्की घूमने लगा। वो माया चक्की के अंदर से पैसे, सोने, हीरे आने लगे। देवांश तब उस पैसों को लेकर अपने माता पिता से जो हुआ वो सब बताया। उसके माता पिता वो सुनकर बहुत खुश हुए। अगले दिन गांव वालों को उनके पैसे दे दिया। ऐसे देवांश अपने परिवार को बचा लिया। शरद चंद्र कहकर एक अमीर आदमी का घर एक नदी के किनारे पर है। शरद चंद्र बहुत धनिक है, लेकिन एक नंबर का कंजूस है। शरद चंद्र पैसों को इकट्ठा करके उनको 100 रुपए की नोट या 500 रुपए का नोट या रकम और भी बड़ा है तो 2000 की नोट में बदलकर बचा कर रखने का आदत है उसका। इसलिए सब लोग उनको राउंड फिगर शरद चंद्र कहकर बुलाते थे। एक दिन शरद चंद्र के काम वाला बंसी सड़क पे जाते हुए बगल में देखा तो एक बड़ा सा आइस गड्ढे के ऊपर सोए हुए शरद चंद्र को देखा। ये क्या, इस आइस के ऊपर सोने वाला मेरा मालिक जैसा लग रहा है कहकर नजदीक आया और देखा तो वो शरद चंद्र ही था। उनको देखकर मालिक आपके कंजूसी को 100 साल पूरे हो गए हैं क्या? हे भगवान, अब मेरा मालिक के अनाथ लाश को कुत्ते और लोमड़ियां काट कर खाएंगे क्या? ठीक है, जब तक वो जिंदा थे तब तक एक कुत्ते को भी नहीं खिलाया साला। ऐसे लाश के रूप में उनकी भूख को मिटा के कुछ न कुछ पुण्य प्राप्त कर लेगा। मैं इस दयाने फिल्म सीन को अपने आंखों से नहीं देख सकता हूँ कहकर जाने वाला ही था। इतने में शरद चंद्र उठकर, अरे वो बदमाश बंसी, मुझे इतने बोलते हो? मैं कंजूस हूँ क्या? मेरा लाश को कुत्ता काटना है क्या? इसके लिए तुम्हारे महीने के सैलरी में 10% कटिंग करता हूँ। मालिक मुझे माफ कर दो, लेकिन आप क्यों उस आइस के ऊपर सोए हैं? अरे कुछ नहीं बंसी, मैंने हर रोज की तरह 2000 नोट के लिए इकट्ठा करने वाले चिल्लर में 10 रुपए कम हो गए थे, तो इस आइस गड्ढे के ऊपर 10 मिनट के लिए सो जाऊंगा तो 10 रुपए देगा बोला उस बच्चे ने। इसलिए शरत जीतने के लिए मैं उस आइस गड्ढे के ऊपर जाके सो गया। इतने में वो बच्चा उधर आकर शरद चंद्र से, श्रीमान शरद चंद्र जी, आपने शर्ट जीत लिए, ये लीजिए आपका 10 रुपए कहकर दिया। फिर उस 10 रुपए को उनके पास जो चिल्लर था उसको जोड़कर एक दुकानदार को देकर 2000 का नोट लिया। मालिक, आप तो 10 रुपए के लिए उस आइस के ऊपर सो गए तो आपको सर्दी भी हो जाएगा ना? हाँ, इस बंसी ने जैसे बोला वैसा सर्दी हो गया तो डॉक्टर के पास जाकर दवाई खरीदने में बहुत खर्चा हो जाएगा। सर्दी नहीं होना है तो तुरंत कैंप फायर लगाकर मेरे बदन को गर्म करना पड़ेगा। नहीं, इतना मुश्किल से कमाए इन पैसों को
लकड़ी के लिए खर्चा करना पड़ेगा क्या? अब मैं क्या करूं? सोचकर अरे ओ बंसी बेटा, तुम्हारे पास माचिस को एक बार दो। कहकर उस माचिस को जलाकर बाजू में एक गरीब वाला झोंपड़े को जलाया। वो झोंपड़ा जल रहा था तो वो गरीब आदमी, अयो अयो मेरा झोंपड़ा जल रहा है, कोई इसे बुझाओ, कहकर चिल्लाने लगा। लेकिन शरद चंद्र उस आग से उनके ठंड को गर्म करने लगा। हाँ, अब मुझे सर्दी नहीं होगी। अरे वो मालिक, आपने जो किया वो बहुत गलत है। अरे वो बंसी बेटा, आपको किसी भी चीज को जलाने का ताकत भगवान ने दिया। इट्स एन एक्ट ऑफ गॉड। मैं क्या कर सकता हूं? कहकर उधर से चला गया। हे भगवान, इसने पाप करके तुम्हारे ऊपर डाल रहा है। इसके पास बहुत पैसे हैं तो कोई भी इसका सामना नहीं कर सकता है। तुम ही इसको सबक सिखाना होगा भगवान, कहकर प्रार्थना किया। शरद चंद्र घर आकर उनके पास 2000 नोट को एक रूम में लेके गया। उधर रूम में बहुत सारे पैसों के बंडल हैं। उनको देखकर, अरे वाह, और कुछ पैसे कमाना है और पूरे कमरे को पैसों से भरना है। ये मेरा बचपन का ख्वाहिश पूरा होगा, सोचकर उस 2000 नोट को उस बंडल में रखा। इतने में बड़ा सा बारिश होने लगा। उस बारिश के वजह से नदी का पानी बढ़कर शरद चंद्र के घर के अंदर चला गया और शरद चंद्र के घर आधा डूब गया। उस पानी को देखकर शरद चंद्र जान बचाने के लिए, बचाइए, मुझे कोई बचाइए, इस पानी में से कोई मुझे बचाइए, कहकर चिल्लाने लगा। दूर से ऊंचाई के क्षेत्र में लोग और बंसी ये सब देख रहे थे। मालिक, पानी को किसी को भी चीज को डुबाने का ताकत है। आपने जो बोला वैसे ही इट्स एन एक्ट ऑफ गॉड है। अब आप उस भगवान को ही बचाने के लिए प्रार्थना कीजिए, नहीं तो आपकी कंजूसी से और बहुत पाप करके इकट्ठे हुए उन पैसों को बचाने के लिए प्रार्थना कीजिए, वो पैसे आपको बचाएंगे, कहकर चिल्लाया। तब शरद चंद्र उस कमरे में पैसों की बंडल के पास आकर, मैं और मेरे पैसे ऐसे पानी में नहीं डूबना चाहिए, कहकर दीवार के ओर देखा तो उस दीवार के ऊपर कागज की बोट का एक पेंटिंग है। उसे देखकर, बचपन में हमने कागज के नाव को बनाकर खेलते थे, वैसे ही इन पैसों से एक बड़ा सा कागज का नाव बनाता हूं, सोचकर उन पैसों के बंडल से एक बड़ा सा मनी बोट को बनाया। तब शरद चंद्र बंसी से, अरे वो बंसी, तुम्हारे बोलने से ही मुझे एक आइडिया आया है। इस मनी बोट में मैं अपने आप को और इन पैसों को बचाएंगे, कहकर उस मनी बोट को पानी में उतारा और उसमें बैठकर, सागर किनारे दिल ये पुकारे, कहकर गाना गाते हुए पानी में जा रहा था। तब वो रुपए पानी में भीग के गीला होके धीरे से पानी में डूब गया। तब शरद चंद्र के साथ वो पैसे भी जल में समाधि हो गए और शरद चंद्र की कहानी राउंड फिगर हो गया।